नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली दंगा मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून के अपने फैसले में पाया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अपराध दिल्ली दंगों की साजिश मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले 3 अलग अलग आदेशों में हाईकोर्ट ने ये पता लगाने के लिए आरोपी को तथ्यात्मक जांच की है कि क्या उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 43D(5) के प्रयोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा विरोध के मौलिक अधिकार और नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए यूएपीए के तुच्छ उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। वसई की एक सत्र अदालत ने एक सह कलाकार 5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को जमानत दे दी है। पुरी को वाल्यू पुलिस ने केवल 4 जून 2021 को गिरफ्तार किया था और अगले दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में नाबालिग के पिता शिकायतकर्ता हैं। आरोप है कि सितंबर 2019 में सीरियल बेपनाह प्यार की शूटिंग के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने बेटे को भरण पोषण देने का एक पिता का दायित्व बेटे के बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी शिक्षा सहित अन्य खर्चों का पूरा बोझ उसकी मां पर आ जाएगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने निर्देश दिया है कि 15,000 रुपए प्रति माह अंतरिम भरण पोषण के रूप में मां को दिया जाए। ये राशि बेटे के बालिग होने की तारीख से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाई शुरू करने तक जो भी पहले हो देनी होगी, कोर्ट ने कहा। ये नहीं कहा जा सकता है कि एक पिता का दायित्व उस समय समाप्त हो जाएगा जब उसका बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा। उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का पूरा बोझ केवल मां को ही वहन करना पड़ेगा। चूंकि बेटा बालिग हो गया है, इसलिए पिता के किसी भी योगदान के बिना मां द्वारा अर्जित की गई राशि उसे खुद पर और अपने बच्चों पर खर्च करनी होगी। इसके अलावा ये भी कहा कि अदालत जीवन यापन के बढ़ते खर्चों के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है। ये उम्मीद करना उचित नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा उनकी बेटी के लिए दिए गए भरण पोषण की थोड़ी सी राशि के साथ मां अकेले अपना और अपने बेटे का पूरा बोझ वहन करेगी। मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और 3 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोपों के तहत दर्ज मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया है। पत्रकार कप्पन को हाथरस की घटना के मद्देनजर सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मंड के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत निर्धारित 6 महीने के निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण शांति भंग के आरोप को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देवास मल्टीमीडिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लिक्विडेटर को दिल्ली के हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देवास मल्टीमीडिया की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें $562.5 मिलियन के फैसले के साथ ही ब्याज को लागू करने की मांग की गई थी। हालांकि 25 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु की बेंच ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका की अनुमति देकर कंपनी के जबरन तरलीकरण और समापन का निर्देश दिया। कोविड-19 की दूसरी लहर में लोन लेने वाले के सामने आने वाले वित्तीय तनाव का पर्याप्त रूप से निवारण करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया गया है, जिसमें उनसे ऋण स्थगन जैसे उपायों को अपनाने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने ये अभ्यावेदन शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में दायर किया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका
नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत पुनर्गठन योजना के तहत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंकों द्वारा एनपीए की घोषणा पर समय अवधि के विस्तार और अस्थायी रोक के रूप में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जांच एजेंसी पर है कि वो गिरफ्तार करे या नहीं। हम एक वाक्य को छोड़कर उच्च न्यायालय के पूरे फैसले से सहमत है। केवल जहां तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, हम केवल उसे रद्द कर रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मंगलुरु द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पति की कस्टडी उसकी पत्नी को देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर एक नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाएगा तो ये यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत अपराध की अनुमति देना होगा। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी शादी शून्य करनीय है और अगर नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाता है तो एक नाबालिग और बालिग के बीच सहवास को मंजूरी देने के बराबर होगा। कोर्ट के समक्ष मामला, मनीष कुमार की उम्र करीब 16.5 साल है और उन्होंने कानून के संज्ञान में एक बालिग ज्योति से शादी की जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल से अधिक है। मनीष ज्योति से शादी के बाद ज्योति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा था। हालांकि मनीष की मां ने आरोप लगाया कि ज्योति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके नाबालिग बेटे मनीष को बहला फुसलाकर उसकी शादी के लिए मजबूर किया, जो कि कानून के तहत गैर कानूनी है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।